वोकल्स सुनना इसके, अगर माइक ने जस्टिस कर दिया तो। ये इंजन आपको तकरीबन 19 से 20 किलोमीटर पर लीटर के आसपास का माइलेज देगा। मैनुअल जो है वो चलाने में ठीक है, शॉर्टर गियर रेशियोज हैं, तो आपका जो फटीग कहीं ना कहीं होता है वो कम रहेगा। सीवीटी के अंदर ना हल्का रबर बैंड इफेक्ट है, और वो रबर बैंड इफेक्ट आपको परफॉर्मेंस में ड्रॉप देता है। गाइस, मैं हूं वेगेटोर बीच गोवा पे, और आज मेरे साथ में 2 गाड़ियां, लेकिन इसके साथ में मेरे साथ में मेमोरीज भी है इस बीच की, क्योंकि जब मैं इस बीच पे आता हूं ना तो मुझे वो दिन याद आ जाते हैं जब बैचलर था मैं और अपने दोस्तों के साथ में इस बीच पे आके हैंग आउट किया करते। रात को 2 बज जाते थे, बट स्टिल आई एम एट द सेम लोकेशन। पीछे जो है वो आपको छोटा सा लाइट हाउस दिख रहा होगा, और एक बड़ा सा लाइट हाउस आपको इधर भी दिख रहा होगा, क्योंकि लैम्प जो है वो चेंज हो चुके हैं। एनीवे दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं होंडा अमेज के बारे में। और होंडा अमेज में ऐसी कौन सी अमेजिंग फीचर्स हैं या ऐसी कौन सी अमेजिंग चीजें हैं जिनको आप मिस आउट नहीं करना चाहोगे। सो जस्ट इन केस यू आर न्यू टू द चैनल, कंसिडर दिस चैनल सब्सक्राइब। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त वीवू। आज हम बात करने वाले हैं केवल और केवल अमेज के बारे में। हाँ, अगर आप चाहो तो थोड़ा सा डिजायर के बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि वो भी प्रोडक्ट जो है वो काफी डिजायरिंग है। आओ मेरे साथ। देखो, आज ना इस वीडियो में हम बात करेंगे एक हिट और एक मिस की, और उसके बाद आपको ड्राइव पे लेके चलूंगा। तो स्टिक विद मी, क्योंकि ये जो मिसेस है ना, ये आपको डिसीजन मेक करने में काफी मदद करने वाले हैं। तो सबसे पहले हिट के बारे में बात करते हैं। अमेज हैज गॉट कंप्लीटली न्यू लुक्स एंड इट लुक्स सो किलर। बड़ा मजेदार लगती है देखने में भाई, इतने भयंकर लुक्स दिए। इसके अंदर एलिवेट भी है, इसके अंदर होंडा सिटी भी है, पीछे से सिटी दे दी गई है, आगे से एलिवेट दे दी गई है। कंप्लीटली नई चीजें हैं। तो अगर आप ये देखो ना कि पुराने अमेज से अगर इसको कंपेयर करो, बहुत सारे लोग अभी भी उसको पसंद कर रहे हैं, और जो पसंद कर रहे हैं वो एक्चुअली ग्रैब कर से 1 से 1.5 लाख के आसपास का डिस्काउंट उस गाड़ी में मिल रहा है। इस पे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इसके साथ में क्या मिलेंगे, नए हेडलाइट यूनिट्स। अब दीज हेडलाइट यूनिट्स लुक्स लाइक प्रोजेक्टर, बट ये एलईडीज हैं और इनको फ्रेम किया गया है। आई बिलीव कि ये एलईडीज प्रॉपर एलईडीज, इनके अंदर प्रोजेक्शन नहीं है, लेकिन अगर है तो छोटे छोटे 4 प्रोजेक्शन है, वो क्लियर नहीं है मुझे। यहाँ पे ब्लैकआउट किया गया है, ऊपर आईब्रो शेप जो है वो लैंप्स दी गई हैं, एंड ये क्रोम की फिनिश काफी अच्छी लग रही है। तो फिट एंड फिनिश, डिजाइन, डायमेंशंस, इन सभी चीज में अब ये काफी स्टैंड आउट लगती है, काफी अपडेटेड लगती है, अप मार्केट लगती है। बट देयर इज अ मिस गाइस। अगर आप इस गाड़ी के मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स को देखोगे ना, तो दोज आर हैविंग 163, 165 इसके आसपास ही जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस है, एक्सेप्ट टिगोर की जो है 170 के आसपास आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। यहाँ पर आपको बेस्ट इन क्लास ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही है, लेकिन उसके साथ साथ लीस्ट अप्रोच एंगल भी मिलता है। अब ये अप्रोच एंगल कम होने की वजह से क्या प्रॉब्लम है कि ये आगे स्पीड ब्रेकर से हिट हो रही है, एंड इसका जो विंड डिफ्लेक्टर है ना, वो भी काफी नीचे तक है। अगर मैं कैमरा जस्टिस कर रहा होगा तो इसका विंड डिफ्लेक्टर आपको नजर आ रहा होगा, ये रब करता है। और अगर आप बड़े बम्प्स पे या इनफैक्ट स्पीड ब्रेकर्स पे यहाँ पे क्रॉस कर रहे हो गाड़ी को, तो थोड़ा सा लगता है। तो इफ यू आर अ गुड ड्राइवर, मेरे ख्याल में तब तो कोई परेशानी नहीं होने वाली, इवन इफ यू आर रनिंग इट इन द रूरल एरिया। बट अगर आप ऑन द अदर एंड थोड़ा सा एग्रेसिवली पुल करना चाहते हो गाड़ी को, तब थोड़ा सा स्टिक रखना पड़ेगा अपने थ्रॉटल पैडल को। गाइस, दूसरा जो एस्पेक्ट है जो मुझे पसंद आया, दैट इज द स्पेस। और अमेज के साथ में या इनफैक्ट होंडा के साथ में ना, स्पेस मैनेजमेंट समथिंग जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता ही मिलता है। मतलब मैन मैक्सिमम मशीन मिनिमम, उस फिलॉसफी पे काम करते हैं, मशीन कम और ज्यादा से ज्यादा जो है मैन। तो यहाँ पर वो भी आपको देखने को नजर आएगा। इनफैक्ट जो इसका अंडरथाई सपोर्ट है, दैट इज गुड। बैक सपोर्ट या रिक्लाइन एंगल वो भी अच्छा है। हेडरूम जरा सा और बढ़िया हो सकता था, एंड हेडरेस्ट जो है वो प्रैक्टिकल हेडरेस्ट है। अगर ये फिक्स्ड है ना, तो भी ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि काफी बड़े बनाए गए हैं। तो एडजस्टेबल अगर होते तो कोई बहुत ज्यादा आप ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती। ये फिक्स्ड भी ज्यादा प्रैक्टिकल मुझे इनफैक्ट लग रहे हैं एडजस्टेबल के कंपैरिजन। गाइस, अभी जो डिजिपैड है ये एक्चुअली 8 इंचेस का है, जबकि इस सेगमेंट में आने वाली जितने भी डिजिपैड्स हैं वो ज़्यादा बड़े हैं, ज़्यादा मैं कहूँगा कि रेजोल्यूशन उनका बहुत अच्छा है कंपैरेटिवली। यहाँ पर जो है वो टच रेस्पॉन्स और बाकी सारी चीज़ें आज भी एक जनरेशन कम की लगती है। मतलब अगर आप इसको थोड़ा चलाने लगोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि मारुति सुजुकी जो इतना ज़्यादा टेक सेवी भी नहीं है, वो भी इससे ज़्यादा बेटर डिजिपैड जो है आपको ऑफर करेगा। बट येस, अगर आपको इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, सराउंड क्वालिटी कैसी आ रही है वो गुड है, दैट इज ऑन अ गुडर नोट, बट ऑब्वियसली दैट इज नॉट अ ब्रांडेड। तो होंडा के पास में कोई भी ऐसा हार्मन कार्डन या इन्फिनिटी या कुछ सोनी के स्पीकर्स नहीं है, बोस के स्पीकर जो है वो नहीं है टू ऑफर। और ये डिजिपैड या मैं कहूँ कि साउंड सिस्टम दैट इज नॉट एट पार विद द सेगमेंट। गाइज, होंडा के साथ में ना एक चीज फॉर श्योर आपको मिलेगी एंड गारंटीड, एंड दैट इज द रिलायबिलिटी फैक्टर एज वेल एज द क्वालिटी दे ऑफर फॉर द प्राइस यू आर गिविंग टू देम। अब देखो, होंडा अमेज के साथ में भी वही सारी चीजें हैं। अब कुछ ब्रांड्स ऐसी हैं
ऐसा बोला जाता है कि उनका बुढ़ापा बड़ा खराब है यार, मतलब आपको जो है तोड़ के रख देंगे फाइनेंशियली। यहाँ पर होंडा के साथ में वो नहीं है। इनफैक्ट आज भी आप सड़कों पे 1998 1999 की होंडा सिटी रन करते हुए देखो, जो जेडीएम बनाते हैं लोग, केरला में तो स्पेशली फेमस है वो, उनकी रीसेल वैल्यू गजब है। यहाँ पर भी आपको वही चीज़ मिलेगी। हाँ, उस तरीके की फैन बेस फॉलोइंग शायद ना मिले जैसे होंडा सिटी को जो है वो एक मिली है। और लेकिन अगर आप आज से 15 साल 20 साल के लिए भी अगर इसको कंसिडर कर रहे हो, री रजिस्टर करवा रहे हो ऑफ दिल्ली एनसीआर, तब भी आपका साथ देती रहेगी, दैट्स फॉर श्योर। सो क्वालिटी के मामले में यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, ये क्रोम हो, ये ऐसा कुछ अचानक से काला नहीं पड़ेगा, ये जो लैम्प्स हैं वो येलोइश जो है वो नहीं पड़ेंगी जल्दी कंपैरेटिवली अदर ब्रांड्स के। तो क्वालिटी डेफिनेटली इज अ टॉकिंग पॉइंट एंड टॉकिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस कार। All guys, हम चला रहे हैं Honda Amaze and this is 1.2. There isn't any other engine. It is not offered in diesel as well as in CNG. तो आपको केवल और केवल पेट्रोल ऑप्शन में ही ऑफर कर रही है। बाकी तो इसकी ये कुछ इस तरीके की की फॉब है जिसमें लॉक, अनलॉक एंड 2 बटन और दिए गए हैं, एक बूट के लिए और एक जो है वो इंजन स्टार्ट करने के लिए। तो वापस आते हैं और चलते हैं। इंजन स्टार्ट 100 बटन जो है वो अगर मैं इस स्टेयरिंग को ऐसे रखता हूँ ना, तो इंजन स्टार्ट 100 बटन विजिबल है। इनफैक्ट इसके साथ में ना एक ब्राइटनेस लेवलर भी आता है जो इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस को बढ़ा देता है। तो ये भी जो है वो इंक्रीज यहाँ पर दिया गया है, दोनों ही विजिबल है। तो चलिए जो है वो चलते हैं और गाड़ी को टेस्ट करते हैं एंड जानते हैं दोस्तों की होंडा अमेज कैसी चलती है। हम अभी गोवा में हैं और कोई ना कोई पीछे से हॉर्न मार देता है। हॉर्न हम भी मार के दिखाते हैं क्योंकि हमारे आगे 2 नौजवान जा रहे हैं और इनको थोड़ा सा तंग करते हैं और हॉर्न मार के इनसे ओवरटेक करते हैं। तो कुछ इस तरीके की पिच है, कुछ ऐसी पिच है जो होंडा अमेज की है। तो दोनों के दोनों पीछे से मुड़ के देख रहे हैं कि भाई क्यों हॉर्न कर रहे हो। तो इस तरीके की जो हॉन्किंग है वो यहाँ पर आपको पसंद आने वाली है। और अच्छी बात यह है कि इसको रिटेन किया गया है, इसको जो है वो चेंज नहीं किया गया है और ये पिच इज क्वाइट गुड। I think this is the same horn which is also offered in Elevate as well as in Honda City. So चलिए पहले इस इंजन के बारे में बात करते हैं। फ्री रेविंग इंजन है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। इट गिव्स यू इनफ पावर, 88 bhp के आसपास की जो पावर डिलीवरी आपको देगा और यहाँ पर आपको महसूस कराएगा कि यार मैं ना इस सेगमेंट का सबसे स्मूथेस्ट, सबसे पावरफुल इंजन हूं। तो मेरे से कोई ज्यादा यहाँ पर चिक चिक पिक पिक नहीं करने की और आपको ये इंजन डेफिनेटली फॉर श्योर पसंद आएगा। रिलायबल इंजन है, कोई कंप्लेंट्स आज तक है नहीं इसमें इंजन में। और द ओनली ऑब्जेक्टिव जो आपको यहाँ पर थोड़ा लग सकता है ओवर डिजायर वुड बी इस इंजन का माइलेज। देखो इन रियल लाइफ या अगर आप पहाड़ों में रह रहे हो या सिटी का कम्यूट आपका बहुत ज्यादा है तो इट कैन डिलीवर यू समवेयर अराउंड 14-15 किलोमीटर पर लीटर। ये रियल लाइफ फिगर्स की मैं बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आप इसको मैनुअल में ऑप्ट करते हो एंड ये मैं मैनुअल फिगर्स के बारे में बात कर रहा हूँ 15 के आसपास, अगर आप इसको मैनुअल में चला रहे हो और आपको चाहिए कि यही इंजन जो है वो आपको हाईवे पे क्या ऑफर कर रहा है, तो आप मान के चलो कि ये इंजन आपको तकरीबन 19 से 20 किलोमीटर पर लीटर के आसपास का माइलेज देगा। क्रूज कंट्रोल आपने यूज किया है डेफिनेटली, तो हाईवे पे आप जब चलोगे तो 200-300 किलोमीटर के करीब चलोगे, इतने में ये सफिशिएंट माइलेज आपको देगा, 19-20 के आसपास का माइलेज देगा। डिस्टेंस बढ़ाओगे तो डेफिनेटली वो जो फिगर्स हैं वो 21-22 के आसपास भी पहुंच सकती हैं अगर आप वही 600 किलोमीटर के आसपास चल रहे हो तो। एनीवे, अब जरा इस इंजन के बारे में हमने बात कर ली, 4 सिलेंडर इसके बारे में बात कर ली, इसके परफॉर्मेंस कैसी है, दैट इज टॉप नॉच। आपको कभी भी जो है वो रीथिंक नहीं करना पड़ेगा इसको ओवरटेक करते टाइम। आप सिटी में चल रहे हो, अगर आपको ओवरटेक करना है तब भी यहाँ पर आपको काफी हेल्प करेगा। आप हाईवे पे चल रहे हो, आप 100 के आसपास की स्पीड हो, तब भी आपको जो है वो कोई भी लूज नहीं करने देगा कॉन्फिडेंस किसी भी टाइप का कि यार अगर मैंने थ्रॉटल पेडल दबा दिया और वो उस टाइम पर जो है वो हिट नहीं किया कि मैं ओवरटेक कर पाऊं इससे पहले वाली गाड़ी को, तो इस तरीके की कोई मोमेंट ही क्रिएट नहीं होने देता। दैट इज अ ग्रेट इंजन टू ऑप्ट इन दिस सेगमेंट। अब इस इंजन के साथ में अब बात कर ली हमने, अब जरा बात करते हैं सीवीटी ट्रांसमिशन की। देखो जो सीवीटी ट्रांसमिशन इसके साथ में आता है ना, बेस्ट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है इन ऑफरिंग, क्योंकि इसके साथ में कोई भी, अगर हम क्रॉस कंपटीशन के बारे में बात करें, कोई भी क्रॉस कंपटीशन में एक प्योर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर ही नहीं कर रहा है, किसी के पास में है ही नहीं। वो ना तो टाटा के पास में है, ना Hyundai के पास में है, और मारुति सुजुकी तो वैसे भी बजटेड गाड़ियों में जो है वो AMT ऑफर करता है। तो ये आपको ना केवल प्रीमियम फील देगी, एक बेहतरीन इंजन ऑप्शन देगी और एक बेहतरीन
आपको यहाँ पर जो है वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी ऑफर करेगी CVT के नाम पर। अब CVT के साथ में इसके प्रोज क्या हैं और इसके कॉन्स क्या हैं इसको ओन करने के, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। देखो CVT जो है वो स्मूथ है एकदम इसका, और कहीं ना कहीं वो जो स्मूथनेस है वो आपको लगेगी चुम्मेश्वरी, क्योंकि जब आप चलोगे आपको जक्स महसूस नहीं हो रहे हैं, आपके पास में रिस्पॉन्स भी ठीक है, बहुत एडवार नहीं है, बट इट इज गुड रिस्पॉन्सिव जो है वो ठीक है इसका रिस्पॉन्स। लेकिन जो रबर बैंड इफेक्ट है ना, वो ना केवल रबर बैंड इफेक्ट है इसके साथ में, उसके साथ में वोकल भी होती है। अब मैं फॉर एग्जांपल मैंने स्पोर्ट्स मोड अभी डाला हुआ, अभी आप वोकल्स सुनना इसके, अगर माइक ने जस्टिस कर दिया तो मतलब आवाज ज्यादा कर दी। 70 की स्पीड पे मैंने टच किया, उसके बाद मैंने ब्रेक करना स्टार्ट किया, लेकिन आवाज ज्यादा कर दी है ये CVT ट्रांसमिशन, और उस लेवल का परफॉर्मेंस थ्रो नहीं करती। यही जो ट्रांसमिशन है ना, वो आप होंडा सिटी में ऑब्जर्व करना, वहां इसका इफेक्ट काफी अलग है, और CVT ट्रांसमिशन है वो भी, और वहां लिटरली बहुत बढ़िया परफॉर्म करती है। यहां पर हो सकता है कि राइट अमाउंट ऑफ पावर ना होने की वजह से ये ज्यादा वोकल फील करता है, बट ट्रांसमिशन इज स्वीट एट द एंड, और आपको एक बेहतरीन ट्रांसमिशन चाहिए, आप उसके लिए पे करने के लिए रेडी हो, दिस इज शॉर्ट इज वन सच ट्रांसमिशन है। अब जरा कंफर्ट के बारे में बात करें। देखो इसका जो सस्पेंशन है वो नाइसली ट्वीक्ड है, और इसके सस्पेंशन है वो दोबारा से री इंजीनियर जो है वो किए गए हैं, और जब चीजें री इंजीनियर होती हैं तो डेफिनेटली मैकेनिकल पार्ट जो है वो चेंज होते हैं, उसके सस्पेंशन में कुछ ना कुछ जो है वो फेरबदल करी गई है। तो सस्पेंशन अब मुझे ज्यादा बेहतर लग रहे हैं, और उसमें कोई समस्या नहीं है। बट एक चीज और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, जब आप ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करते हैं तो 172 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस तकरीबन 2 मिलीमीटर के करीब जो है वो बड़ी है, अभी भी सबसे ज्यादा इस सेगमेंट में। लेकिन होंडा जो है वो थोड़ी लो कार्स को बनाने में काफी फेमस है। होंडा सिटी आपने देखी, सिविक देखी है आपने, कितनी लोवर्ड है वो। इनफैक्ट WRV की भी बेस्ट ग्राउंड क्लियरेंस नहीं मानी जाती थी, सो इज विद जैज, तो वो लोवर्ड है। इसके साथ में भी, इसके डीएनए में भी यही इशू है कि ये थोड़ा लोवर्ड है, उसके बावजूद 172 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस दे रही है। तो आप सिटी में चला रहे हो, कोई समस्या नहीं आएगी, छोटे मोटे पॉट होल्स हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं, कोई समस्या नहीं आएगी, आपको कहीं पर भी ये परेशान नहीं करेगी। कहां परेशान करती है जरा मैं बताता हूं, ये परेशान कर सकती है आपको केवल और केवल अप्रोच एंगल के मामले में। यानी कि आपके घर में अगर ढलान है, आपके घर में ढलान चढ़ते टाइम और उतरते टाइम में ढलान है, तो ये डेफिनेटली टच होती है। ये जो इसका अप्रोच एंगल है वो थोड़ा कम रखा गया है, जिसकी वजह से जो ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है वो कुछ ज्यादा रह नहीं पाता है। बाकी तो अगर मैं बारे में बात करूं इसके व्यू की, तो बेहतरीन व्यू है, विजिबिलिटी काफी अच्छी है, यहाँ पर डैशबोर्ड कंप्लीटली विजिबल है। इनफैक्ट अगर मैं सिटी में भी ड्राइव करूंगा तो मुझे किसी सेकंड पर्सन की जो है वो एक्चुअली में जरूरत नहीं है। ए पिलर काफी अच्छा है, होंडा ने इस बार जो है वो ORVM एंड ए पिलर के बीच में थोड़ी डिस्टेंस रखी है, ताकि ब्लाइंड स्पॉट जो है वो क्रिएट ना हो। इसके अलावा ब्लाइंड स्पॉट से याद आया, इसके अंदर जो है वो लेन चेंज कैमरा भी है। जैसे आप टर्न इंडिकेटर ऑन करते हो तो यहाँ पर जो है वो लेन चेंज कैमरा बहुत बड़ा ब्रॉड जो है वो व्यू आपको यहाँ पर दे देता है, एंड ब्रॉड व्यू होने की वजह से आप के पास में जो है वो विजिबिलिटी काफी बढ़ जाती है। आपके पास में ना केवल ORVM का सपोर्ट, बस इस कैमरे का भी सपोर्ट है। बट ऑब्वियसली एट द एंड 360 डिग्री जो है वो ज्यादा फेवरेबल होता है। अगर यहाँ पे भी 360 डिग्री आ जाता तो मुझे लगता है कि एक एडवांटेज जरूर होता। सनरूफ नहीं है तो मैं खुश हूं, और अगर होता तो डेफिनेटली इंडियंस खुश होते। तो प्रॉफिट मेकिंग अगर आपको चाहिए, अगर आपको सेल्स जनरेट करनी है उस टाइप की, तो डेफिनेटली शॉर्ट आपके पास में सनरूफ होना थोड़ा जरूरी है। यही रीजन है कि टाटा जो है वो हर एक वेरिएंट में, मतलब बेस वेरिएंट भी उनका क्यों ना हो, वो वहां पर भी जो है वो सनरूफ ऑफर कर देते हैं, जो कि आपको यहाँ पर मिसिंग नजर आने वाली है। सीट जो है वो उसका अंडर थाई सपोर्ट हल्का सा कम लग रहा है, थोड़ा सा और बड़ा होता तो बेहतरीन होता। बाकी तो मुझे यहाँ पर ग्रैब जो है वो अच्छे से कर लेती हैं दोनों ही सीट जो है वो साइड से। अगर मैं बात करूँ तो काफी इजिली जो है वो ग्रैब कर लेती हैं। आप अगर चल रहे हो कुछ 400-500 किलोमीटर इन अ गो, आपको हॉल्ट नहीं लेना भाई, ये सीट्स काफी सपोर्टिव हैं। एयर कंडीशनिंग यूनिट इज क्वाइट गुड, द बेस्ट पार्ट इज यू गेट द सेकंड रो AC वेंट्स नाउ, और उनके आने की वजह से भाई चुम्मेश्वरी यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस हो जाती है। तो पूरा केबिन को कूल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। पहले भी वैसे अगर नहीं भी दे देना होंडा, तो मुझे पता है कि इसका AC इज सफिशिएंट इनफ टू गेट द जॉब डन, बट ऑब्वियसली वो एक अलग फैक्टर, वो अलग फीचर जो है वो अलग होने की वजह से यहाँ पर लोगों को और पसंद आती हैं ये सारी चीजें। IRVM के मामले में ऑटो डिमिंग जो है वो नहीं है, और मैनुअली आपको डिम करना पड़ेगा। एंड बाकी जितने भी कंट्रोल्स है ना, अगर मैं बात करूं यहाँ पे राइट साइड में जो है वो
आपके पास में एडास से रिलेटेड कंट्रोल्स है, लेफ्ट साइड में क्लाइमेट कंट्रोल्स, लेफ्ट साइड में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड जो है वो कंट्रोल्स हैं। और जो इसका स्टेयरिंग है उसके बारे में हमने बात नहीं किया है, तो वो मुझे थोड़ी बात करनी है। जो स्टेयरिंग है वो आई थिंक राइटली वेटेड है, और अगर मैं उसको कहूं कि कौन से साइड वो ज्यादा है तो वो हार्डर एंड पर थोड़ा सा ज्यादा शिफ्ट होता हुआ नजर आता है। और मतलब मुझे इससे शिकायत नहीं है और आपको भी नहीं होगी, क्योंकि जो इसका स्टेयरिंग व्हील है काफी फीडबैकेबल है। लेकिन एक चीज जहां पर आपको यार ये चीज इज समथिंग जहां पर एक्चुअली में काम किया जा सकता था, दैट वाज द ग्रिप ओवर द स्टेयरिंग व्हील। यहाँ पे फ्लैट बॉटम नहीं भी है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, समस्या तो नहीं नजर आ रही मुझे। लेकिन इसके अंदर जो ग्रिप है ना, वो मैं एक हाथ से चलाने का जो कॉन्फिडेंस है उतना महसूस नहीं कर पा रहा हूँ जितना अगर इसके ऊपर ग्रिप या लेदरेट फिनिश होती या लेदरेट टच होता, या इनफैक्ट ये स्टीयरिंग रैप्ड होता तो भी ज्यादा बेहतर ग्रिप यहाँ पर जो है वो आप समझ सकते हैं। सो उस चीज की जरूर मुझे थोड़ा सा शिकायत है। बाकी यू टर्न मारने में या फीडबैक प्रोवाइड करने में उसमें तो स्टेयरिंग व्हील का कोई जवाब नहीं है। एर्गोनॉमिकली वाइज मेरे हाथ वगैरह जो है वो हर एक बटन को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर मैं इसके डिपर के बारे में बात करूं तो राइटली प्लेस्ड है, मेरा हाथ आराम से चले जा रहा है। हॉर्न को लेके थोड़ा मुझे शॉर्ट हॉर्निंग लग रही है इसकी। और अगर आपके घर में वाइफ है, ऑब्वियसली होगी, जो चलाएगी गाड़ी, और या फिर आपके घर में कोई और कोई ऐसा इंसान है जिसकी प्रोफाइल जो है वो 5 फुट से नीचे है, तो हो सकता है उनको हाथ थोड़ा सा उठा के तब हॉर्न दबाना पड़े, और वो एक्सेसिबिलिटी को थोड़ा सा रिड्यूस कर देगी। बाकी तो अगर यहाँ पर वाइपर सेट के बारे में बात करें, वो अच्छे से क्लीन कर देता है। वाइपर सेट का जो कंट्रोल है वो भी जो है वो इजीली एक्सेसिबल है। वायरलेस चार्जर जो है वो है, और वो डिसेंटली चार्ज भी कर देता है। 15 वॉट के करीब जो है वो आई थिंक वायरलेस चार्जर है। बट द प्रॉब्लम इज गर्म करता है, जो कि नेचर है एक्चुअली वायरलेस चार्जर का। कहाँ घर पे भी अगर आप चार्ज करोगे, कोई वायरलेस चार्जर है आपके पास में, वो वहां पर भी परेशान करता है। तो दैट इज अ कैरेक्टर विच वी हैव टू वर्क अपॉन। तो वो सब चीजें, साउंड क्वालिटी इस गाड़ी की ठीक है, और साउंड डैम्पिंग इज ऑल्सो गुड, क्योंकि जो रोड नॉइज है वो गाड़ी के केबिन के अंदर तक नहीं पहुंचती। जो टायर नॉइज है वो गाड़ी के अंदर तक नहीं पहुंचती। इनफैक्ट विंड नॉइज, जब आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर चल रहे हो तब भी आपको जो है वो परेशान नहीं करेगी, तब भी आपके पास में जो है वो अच्छा खासा बैरियर बना के रखते हैं। तो डैम्पिंग का जो अमाउंट है वो अच्छा किया गया है। जो सस्पेंशन है वो भी हाईवेज पे जो है वो इनफ स्टेबल है कि आप डीप कट मार सको। पैनिक ब्रेकिंग में भी आपको जो है वो सस्पेंशन मदद करते हैं। अननेसेसरी जो है वो कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने देते। अक्सर क्या होता है, अगर आप पैनिक ब्रेक मार रहे हो तो गाड़ी जो है वो बहुत कभी कभार क्या होता है कि अनस्टेबल हो जाती है, इधर से उधर जो है वो चले जाती है। उनका प्लेटफॉर्म, उनकी चैसी एंड उनके सस्पेंशन एक साथ अलाइन जो है वो नहीं होते हैं। वहां पर आपको रियलाइज होगा कि यार बेहतर सस्पेंशन हो सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर गाड़ी में, बट यहाँ पर वो शिकायत आपको नजर नहीं आएगी। बाकी चीजें और क्या बचता है, मैंने लगभग सारी चीजें शेयर कर ली यार। सेकंड रो का जो है वो कुछ चीजें हैं जो मुझे डिस्कस करनी है। सेकंड रो में कुछ चीजें हैं जो अभी भी आ सकती थी। एडजस्टेबल हेडरेस्ट वहां पर नहीं है। सेकंड ऑफ ऑल, सनशेड अभी भी कुछ ऐसी चीज है जो अभी इंडियन कंज्यूमर्स के लिए को सेंटर में रखते हुए नहीं बना। नॉर्थ इंडिया स्पेशली, और यहाँ मुंबई वाला एरिया, या जहाँ पर भी तेज एकदम कड़ाके की धूप पड़ती है ना, उनके लिए सनशेड सेकंड रो में अवेलेबल नहीं है। फ्रंट में तो है, और उसके साथ में मिरर भी आता है। तो मेरी बीवी तो बड़ी खुश हो गई थी वो मिरर देख के, तो मुझे लगता है आपकी बीवी भी खुश हो जाएगी। तो वो तमाम चीजें जो है वो आपको नजर आएगी। अब जो है इट्स हाई टाइम कि हम इसके मैनुअल वर्जन को चलाते हैं। सीवीटी मैंने लगभग सारे एस्पेक्ट सीवीटी ही चला रहा हूँ मैं, तो ये सारे एस्पेक्ट जो है मैनुअल एंड सीवीटी दोनों के मुद्दों पे को मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब जो कवर नहीं हुआ है दैट इज मैनुअल। और मैनुअल ट्रांसमिशन कैसा है आइए जानते हैं। और गाइस, अब हम चला रहे हैं मैनुअल, एंड व्हेन इट कम्स टू मैनुअल तो वी हैव फन टू ड्राइव एलिमेंट विद दिस कार, क्योंकि आपके पास में गियर शिफ्टिंग जो है वो काफी क्विक हो जाती है। जल्दी आप जो है वो शिफ्ट कर पाते हैं, तो मैनुअल का एडवांटेज वहां मिलता है। एंड व्हेन इट कम्स टू वैल्यू फॉर मनी, ऑब्वियसली एक मैनुअल ट्रांसमिशन जो है वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होता है। 1-1.25 लाख रुपए के करीब आप बचा लेते हो कंपेरेटिव टू द अदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फॉर द सेम व्हीकल। अब जरा मैनुअल के बारे में बात करते हैं। देखो, मैनुअल जो है वो चलाने में ठीक है, शॉर्टर गियर रेशियोज हैं, तो आपका जो फटीग कहीं ना कहीं होता है वो कम रहेगा कंपैरेटिवली। और शॉर्टर
के साथ साथ वो क्रिस्प भी है, एकदम क्लियरली जो है वो ऐसा लगता है कि जैसे जो शिफ्टिंग रॉड है उसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है और वो अचानक से नीचे आ जाता है। तो बहुत ही मतलब आप एक उंगली से भी जो है वो उसको चेंज कर पाओगे। तो गियर शिफ्टिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम हेयर, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, एकदम स्मूथ जो है वो ट्रांसमिशन है। क्लच भी जो है वो आपके को लाइटर एंड पर ही देखने को नजर आएगा। और हमने ब्रेकिंग के बारे में ज्यादा बात नहीं करी थी पुराने वाली वीडियो में, और ब्रेकिंग बाइट इज गुड, और फ्रंट में वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक दी गई है। पीछे की एक्चुअली में जरूरत नहीं है बिकॉज ऑफ द शॉर्टर व्हील बेस, छोटी गाड़ी है, कोई समस्या नहीं आती है। और जब छोटी गाड़ियां होती हैं, छोटे व्हील बेस जब होते हैं तो जो मोमेंटम होता है वो ज्यादा कैरी नहीं करते, तो आगे के फ्रंट के जो डिस्क ब्रेक्स हैं वो भी काम कर देते हैं, वो भी प्रॉब्लमेटिक नहीं होते हैं। तो ब्रेकिंग बाइट इज गुड, और पैनिक ब्रेक भी अगर आप मार रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप 100 की स्पीड है तो कम से कम उसको 50 से 60 मीटर के अंदर अंदर जो है वो उसको ब्रैकेट कर देगी, गाड़ी को जो है वहीं के लिमिट कर देगी, वहीं रोक देगी बेसिकली। तो ये चीजें हैं जो मैनुअल के साथ में जुड़ी हुई हैं। और मैनुअल क्यों लोग अक्सर जो है वो प्रेफर करते हैं, देखो मैंने आपको जैसे बताया कि अप शिफ्टिंग एज वेल एज डाउन शिफ्टिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम इन मैनुअल ट्रांसमिशन। और यहाँ पर जब हम फन टू ड्राइव के बारे में बात करते हैं ना, तो वो आपको अमेज में कहीं ना कहीं इस मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में ही देखने को नजर आएगा, क्योंकि सीवीटी के अंदर ना हल्का रबर बैंड इफेक्ट है, और वो रबर बैंड इफेक्ट आपको परफॉर्मेंस में ड्रॉप देता है, दैट मीन्स कि लैग देता है आपको, और वो लैग आपको ज्यादा पसंद नहीं आएगा। स्पेशली जब आप वीकेंड्स पे एक लंबी ट्रिप करना चाहते हो, स्पेशली तब भी जब आप अपने टीन में हो, या फिर आप मैं कहूँ कि अगर आप कॉलेज गोइंग हो, आपको थोड़ा सा चाहिए कि यार मैंने गाड़ी तो अच्छी ले ली है बट वो पुल भी अच्छे से करे, तो डेफिनेटली मैनुअल इज अ ट्रांसमिशन फॉर यू यहाँ पे। तो मैनुअल के बारे में और चीजें तो हमने डिस्कस कर ही ली हैं लगभग सारी ही, और अब इट्स हाई टाइम कि हम लोग करें इसको कंक्लूड। तो लेट्स मूव टू द कंक्लूजन पार्ट। ये होंडा चला के काफी मजा आ गया दोस्तों। ये है होंडा एक्टिवा, और इसको मैं काफी देर से चला रहा था। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये है होंडा की अमेज, और इसका सीवीटी और मैनुअल हमने आपको एक्सप्लेन किया। अब देखो दोनों को कंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है। दोस्तों अगर आप होंडा अमेज ले रहे हो तो ध्यान रखें, यू विल हैव टू गो फॉर मैनुअल, या तो आप मैनुअल लोगे या फिर आप सीवीटी लोगे। सीवीटी ले रहे हो 1,20,000 रुपए आप एक्स्ट्रा रेडी रखना अपने देने के लिए, अगर आप टॉप ऑफ द लाइन ले रहे हो। अगर आप उससे छोटा वेरिएंट VX वेरिएंट ले रहे हो तो आपको 90,000 रुपए एक्स्ट्रा देने ही पड़ेंगे। अब आपको लगेगा यार होंडा 30,000 रुपए एक्स्ट्रा क्यों ले रहा है, क्योंकि वो पैडल शिफ्टर भी तो ऑफर कर रहा है ना, और साथ ही साथ इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में कुछ और चीजें भी आती हैं, जैसे क्रोम हैंडल बार्स, या फिर मैं कहूँ कि मशीन कट अलॉय व्हील्स, जो इस वाले वेरिएंट में आप फिलहाल देख रहे हो। मैनुअल क्वाइट गुड, अच्छा है, पंची है, 4 सिलेंडर फील करता है, रिफाइंड है, बहुत अच्छा है। अगर आपको मैनुअल चाहिए, आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको परेशान नहीं करता है मैनुअल ट्रांसमिशन, तो डेफिनेटली इट्स मैनुअल इज़ वर्थ द प्राइस। बट अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए तो मेक श्योर कि आप 2-4 चीज़ों के लिए रेडी रहते हैं। एक तो जो रबर बैंड इफेक्ट है वो एक्चुअली में ज़्यादा, और सीवीटी की वो खासियत है कि वो ज़्यादा ही रहता है, उसको कम जनरली लोग कर नहीं पाते। Hyundai में भी यही प्रॉब्लम है। IVT उनकी आती है, उसके साथ में अगर आप देखोगे तो IVT नॉट इन ऑरा, मैं और गाड़ियों के बारे में बात कर रहा हूँ, वहाँ पर उसके अंदर भी रबर बैंड इफेक्ट है, बट इसके अंदर वोकल भी जो है वो ज़्यादा होता है ट्रांसमिशन, वो चीज़ का एक फैक्टर है। एंड अगर आप पेडल शिफ्टर से उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो तो अगेन वो वोकल जो है वो ज़्यादा हो जाता है। बट डेफिनेटली सीवीटी जो है वो वर्थ द बाय इसलिए है उन लोगों के लिए जिनको जर्क फ्री ट्रांसमिशन चाहिए, जिनको कंफर्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, और जिनको जो है वो नॉर्मल AMT नहीं चाहिए, क्योंकि अमेज के साथ में या किसी भी होंडा प्रोडक्ट के साथ में कभी भी AMT आया ही नहीं है, क्योंकि होंडा ने जो है वो CVTs मास्टर किया, उन्होंने AMT के साथ में कभी काम नहीं किया, इसलिए उन्होंने जो है वो सस्ता ऑल्टरनेट ऑफर भी नहीं किया, और उन्होंने अपने मैनुअल में जो है वो CVT को ज़्यादा एफिशिएंट ज़रूर कर दिया कंपेरेटिव टू द ऑटोमेट AMT जो मारुति सुजुकी या बाकी सब कंपनीज ऑफर कर रही हैं 55-60 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करके। यहाँ पर आप 30,000 रुपये और एक्स्ट्रा पे करो और ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आप यहाँ पर जो है वो CVT के साथ में ले सकते हो। बाकी अगर आप एज अ प्रोडक्ट के बारे में बात करो तो डेफिनेटली आपके पास में ADAS है, जो सबसे बड़ा एक टर्निंग पॉइंट हो जाता है बायर्स के लिए जब वो बात करते हैं सेफ्टी के बारे में। डेफिनेटली डिज़ायर जो है 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ में आती है, बट ADAS उसके अंदर भी नहीं आता। तो अगर आपको पैसिवली रुकना है, आपका ध्यान इधर उधर है, तो ये आपको ज़्यादा बेहतर सूट करेगी। सो दोस्तों हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक इन, कीप ऑन कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।